भाई अभी तो हमारे यहाँ कहते हैं जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुआ है और अभी ये हालत है विपक्षी एकता की, तो ये बुलबुला कितने दिन टिकेगा ये विपक्षी एकता वाला? देखिए, वो कहते ही है ना कि आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि आज के पहला दिन था राहुल गांधी का एलओपी के रूप में, और मुझे लगता है वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। फेल इसलिए हो गए क्योंकि जो एलओपी की जो प्रमुख भूमिका होती है वो यही होती है कि पूरा विपक्ष को एक साथ लेके चलने के लिए। यहाँ पे तो कुनबा ही बिखरता नजर आ गया। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार नेता कहते आए कि हमसे तो संपर्क ही नहीं किया गया। और संपर्क सिर्फ इस ध्वनि मत का विभाजन करने के लिए नहीं किया गया, स्पीकर चुनने में भी समय संपर्क नहीं किया गया। तो ये कांग्रेस का माईवे और हाईवे तो बहुत ही उजागर हो चुका है। टीएमसी के नेता तो कहते आए, टीवी टीवीएस पे कह रहे हैं कि भाई हम राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते, हमारा नेता तो हमारा विपक्ष में जो बैठा हुआ टीएमसी का वही है, और हमारी नेता तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कभी राहुल गांधी को नेता मानेंगी, ऐसी मेरी तो कोई ये नहीं है। दूसरी बात, जो आज पूरी तरह से विपक्ष जो है ना, जिसको बोलते हैं कि वो मुखौटा उतर गया है, और आज शायद इसीलिए ये जो ध्वनि मत का विभाजन नहीं करने के बाद, क्योंकि एनडीए के पास में संख्या बल है, ये सरकार मजबूती से खड़ी है, सारे जो घटक है वो एक साथ जुड़े हैं, उसमें कोई टकराव नहीं हुआ, किसी ने भी किसी तरह की का आपको विरोधाभास नजर नहीं आया, जो कि विपक्ष की उम्मीद थी। और साथ ही साथ जिस तरह से एक कंटिन्यूटी की बात कर रही थी सरकार, और जिसको विपक्ष कहा रहा था कि नहीं ये कंटिन्यू नहीं होगी, ये तो सरकार जो है वो थोड़ी लचर होगी, थोड़ी सी कमजोर होगी, वैसे कुछ भी देखने को आपको नहीं मिला। आपको दिखा कि स्पीकर भी वही है, प्रधानमंत्री के तेवर भी वही है, जो कार्य हो रहे थे वो भी वही है, रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दी गई है, और हर एक कुछ वैसा ही था जैसा पहले कहा गया था। तो ये बात भी, और लेकिन एक चीज बड़ी बड़ी खराब हुई, बड़ी बड़ी दुख की बात हुई रंजीत जी, कि जिस तरह से कांग्रेस को पता था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए एक दलित कार्ड खेला गया, वैसा ही जैसा 2002 में सुशील कुमार शिंदे के लिए खेला गया था, जैसे मीरा कुमार को 2017 में राष्ट्रपति बनाने के लिए खेला गया था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार जाएंगे, लेकिन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया गया। राहुल गांधी को शायद ये अंदाजा नहीं है कि इससे दलितों का मनोबल टूटता है, और उनका जो ये दलित जो चेहरा था ना, कि वो बिल्कुल वो सब जनता के सामने आ चुका है। ठीक है लोकेश जिंदल, हमारे यहाँ कहावत है कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और दूबे जी बन के लौट आए। भाई आप कहां तो चले थे कि भाई आप स्पीकर बनो, का पद ले लो, हमें डिप्टी स्पीकर दे दो। तो स्पीकर का पद तो खैर जो आपने चुनाव करा लिया, तो स्पीकर का पद तो उनको मिलना था, मिल ही गया। अब डिप्टी स्पीकर का पद भी आपको नहीं मिलेगा, ये बात भी कमोबेश तय हो गई है, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं है, क्योंकि आपके पास सदन में ताकत नहीं है। लेकिन आप बाह चढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे थे, अब लीजिए वो भी गया आपके हाथ से। हो सकता है कि पहले सहमति बन जाती कि स्पीकर हम रख लेते हैं, डिप्टी स्पीकर आपको बना देते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जब स्पीकर के लिए चुनाव करा लिया तो अब डिप्टी स्पीकर पे भी चुनाव होना तय है, और अगर चुनाव होगा तो वहां भी आप हारेंगे। रंजीत जी, एक कारण था, इस संविधान का एक अहम मुद्दा लेकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, और जब राहुल गांधी जी शपथ ले रहे थे तब उनके हाथ में संविधान था। क्योंकि जो बातें आपको लग रही है कि हमने बनाई है, वो दरअसल संविधान में लिखी हुई है। हमने तो उन्हीं बातों को जिक्र किया, उन्हीं बातों के बारे में। क्या संविधान में लिखा हुआ है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होगा? ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप आर्टिकल 93 उठाकर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है भाई। आप या तो अगर आप नियम की बात करेंगे तो नियम की बात करिए, और नहीं तो परंपरा की बात करेंगे तो परंपरा की बात करिए। परंपरा की बात होती तो सर्वसम्मति से बात होनी चाहिए थी, और अगर परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं तो चुनाव करा लेते। तो आप दोनों में से कुछ के लिए तैयार नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए और श्रोताओं के लिए भी बहुत बेहतर होगा। हाँ, नहीं बता दीजिए ना। आर्टिकल 93 की अगर मैं बात करता हूं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178, वो दोनों आर्टिकल संसद के लिए और विधानसभा के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ये दोनों का ऑफिस संसद वो संवैधानिक पद है। इस पर सरकार की मंशा नहीं चलेगी, ये संवैधानिक पद है। और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो सैलरी भी है वो कंसोलिडेटेड फंड को चार्ज अपॉन होती है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट। आप इतने महत्वपूर्ण पद को लोकेश जिंदल तो 52 से 67
और 72, ये सब तब तक आपको नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो इंदिरा गांधी की सरकार में भी जितने मौके आपको मिले वहां पे आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या तो अपने पास रखा या अपने सहयोगियों को दिया। भाई ये तो पिछले दो यूपीए के 2 टर्म की बात है ना, कि जो जिस मर्यादा की बात कही जा रही है। तो भाई और आज भी जहां जहां आपकी अपनी मेजॉरिटी में सरकार है, कहां पर आपने डिप्टी स्पीकर दिया हुआ है भाई विपक्ष को, बताइए ना। जी, डिप्टी स्पीकर हर वक्त दिया गया था, केवल और केवल एक बार जब आई.के. गुजराल जी की सरकार थी और 2014 और 2019 की सरकार थी। माफ करिएगा, नहीं आप गलत फैक्ट कोट कर रहे हैं, गलत। मधु लिमया ने सबसे पहले 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वहां पर सबसे पहले मधु लिमया ने इस बात का विरोध किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों सत्ता पक्ष का नहीं होना चाहिए, दोनों सत्ता पक्ष का नहीं होना चाहिए। और वहां से परंपरा की शुरुआत हुई। पहली बार कांग्रेस को विपक्ष में होने के बावजूद जो है वो उसको डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। उसके पहले आपने कोई ऐसी परंपरा या किसी ऐसी तरह की मर्यादा नहीं निभाई आपने, इसलिए आप ये सब मत बताइए, आप ये गलत कोट कर रहे हैं। ठीक कर दूं, 1969 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन चुनाव द्वारा हुआ था। हाँ, तो चुनाव के जरिए हुआ, एक अलग बात है ना। मैं कह रहा हूं कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि संसदीय परंपरा की बात कर रहे हैं कि भाई संसदीय परंपरा 1977 के बाद बनी थी। ठीक है, जरा मैं लोगों की राय भी शामिल कर लेता हूं, मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा अभी। जरा एक बार लोगों की राय भी शामिल कर लेते हैं इस डिबेट में। और हमने जो सवाल किया था, जरा हमने उसको जरा एक बार देखते हैं। स्पीकर चुनाव में मत विभाजन न करवाने के कांग्रेस के फैसले को आप कैसे देखते हैं? और ये सवाल हमने किया था, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा दिखाइए। और हमने इस सवाल के जवाब में जो सवाल किया था उसके जवाब में लोग कह रहे हैं 76%, 76.5% लोग कह रहे हैं कि इंडी के पास ताकत ही नहीं है, इसलिए मत विभाजन नहीं कराया। और टीएमसी का साथ नहीं मिलने की आशंका थी, इसलिए मत विभाजन नहीं कराया, ऐसा मानने वाले लोग करीब 19% लोग हैं। और 4.5% लोग ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सहयोग की भावना दिखाई है। तो ये देखिए, लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। तो अगर देखा जाए तो करीब 85% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के जो विपक्ष है उसके पास या तो ताकत नहीं थी, या उसे लग रहा था कि उनकी फूट उजागर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मत विभाजन नहीं मांगा। सवाल नंबर 2, इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। स्पीकर चुनाव पर टीएमसी का स्टैंड क्या कहता है? और इसके जवाब में 27% लोगों ने कहा है कि जल्द गठबंधन से बाहर निकल जाएगी टीएमसी, ऐसा आभास होने लगा है। और 63% से ज्यादा, करीब 64% लोग कह रहे हैं टीएमसी को राहुल का नेतृत्व पसंद नहीं है। और करीब 8% लोग ये कहते हैं कि टीएमसी ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है। तो ये सवाल नंबर 2। जरा सवाल नंबर 3 भी जल्दी से दिखा दीजिए। सवाल नंबर 3 हमने पूछा था कि राहुल को नेता विपक्ष बनाए जाने के फैसले को कैसे देखते हैं आप? 73% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। और करीब 20% लोग कहते हैं कि सहयोगी दलों को कांग्रेस ने एक बार फिर से धोखा दिया है और राहुल डिजर्व करते हैं, ऐसा मानने वाले लोग 6.5% लोग हैं। तो जरा मानव जायसवाल के पास चलते हैं। मानव जायसवाल